वीडियो में हम बिहार स्पेशल के टॉपिक को कवर करेंगे जो खान सर के फाउंडेशन क्लास नोट्स का रिवीजन है। अच्छा, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें तो बीपीएससी टीचर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी एडुकेटर्स अपने स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन्हें इस बात का पक्का अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ से सीधे सवाल क्यों बनते हैं। अगर हम सिर्फ वेटेज की बात करें तो इस पूरे बिहार स्पेशल हिस्से से लगभग 25 प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। जी, 25 नंबर एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बिल्कुल, मतलब इतिहास से करीब 8 से 10 प्रश्न और भूगोल से 6 से 8 प्रश्न तो सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपका कला एवं संस्कृति हो गया, जनगणना, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सरकारी योजनाएं, पर्यटन और जो भी चर्चित विभूतियां हैं, इन सब से भी एक एक दो दो सवाल आते हैं। तो कुल मिलाकर 25 नंबर। ये कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे कोई भी सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़कर पार कर ले। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो इस राज्य के नाम को लेकर है। मतलब हम आज इसे बिहार कहते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये नाम कैसे पड़ा, इसका सफर कहाँ से शुरू हुआ? इस नाम की जड़ें ना प्राचीन काल में बहुत गहराई तक जाती हैं। देखिए, प्राचीन समय में इसे बिहार नहीं बल्कि विहार कहा जाता था। व से। विहार? हाँ। अच्छा, विहार। तो उस समय इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था? अगर हम इसके अर्थ पर जाएं तो विहार का मतलब होता है बौद्ध मठ, यानी वो विशेष जगहें जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, अपना समय बिताते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। प्राचीन भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में, खासकर इस क्षेत्र में, बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ही व्यापक था। मतलब कदम कदम पर बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान रहे होंगे। बिल्कुल। इतने बड़े पैमाने पर इन विहारों की मौजूदगी के कारण ही धीरे धीरे लोगों ने उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को ही विहार के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। रुकिए, ये तो एक तरह से आम धारणा हो गई कि लोग इसे विहार कहने लगे। लेकिन एक टीचर के तौर पर अगर हमें इसका कोई ठोस सबूत देना हो, मतलब क्या प्राचीन भारतीय साहित्य में किसी प्रामाणिक ग्रंथ में इसका कोई लिखित जानकारी या सबूत मिलता है? हाँ, इसका बहुत ही स्पष्ट और प्रामाणिक उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र की सबसे पहली जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। शतपथ ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इस इलाके का जिक्र होना ही ये साबित करता है कि वैदिक काल के साहित्य में भी इस क्षेत्र ने अपनी एक अलग और बहुत मजबूत पहचान बना ली थी। ये कोई ऐसा इलाका नहीं था जिसे लोग जानते ना हो। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आती है कि इसका नाम विहार था और ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। अम, लेकिन विहार से ये बिहार कैसे हो गया? मतलब व का ब में बदल जाना। आमतौर पर भाषाएं समय के साथ बदलती है, उच्चारण आसान हो जाते हैं, पर किसी पूरे राज्य या क्षेत्र का आधिकारिक नाम ही बदल जाए, इसके लिए तो कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन या कोई बाहरी प्रभाव होना चाहिए, है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ कोई प्राकृतिक भाषाई बदलाव नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। मध्यकाल में जब इस क्षेत्र में तुर्की आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ, तो उनके उच्चारण की शैली और भाषाई प्रभाव के कारण विहार शब्द बिहार में तब्दील होने लगा। मतलब उनकी भाषा का असर था ये। हाँ, उनकी अपनी जबान में व का उच्चारण ब की तरह करना अधिक सहज था। हाँ। तुर्कों के शासन और उनके द्वारा तैयार किए गए जो भी दस्तावेज थे, उनमें इसे बिहार लिखा और बोला जाने लगा, और फिर बस यही नाम इतिहास की पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो अगर ये नाम तुर्कों के आने से बदला, तो हमें उस तुर्की आक्रमण के बारे में भी बात करनी ही होगी। क्या इस आक्रमण का या इस पूरे सत्ता परिवर्तन का कोई लिखित ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है जिसे आज के इतिहासकार प्रामाणिक मानते हैं? जी हाँ, और ये जानकारी ना परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद अहम है। बिहार पर हुए पहले तुर्की आक्रमण की सबसे प्रामाणिक जानकारी हमें फारसी भाषा में लिखी गई एक मशहूर ऐतिहासिक पुस्तक से मिलती है, जिसका नाम है तबकात-ए नासिरी। तबकाते नासरी, इसके लेखक कौन थे? इस किताब को मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखा था। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उस दौर के उथल-पुथल वाले इतिहास को समझने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो मिन्हाज-उस-सिराज उस दौर के बारे में क्या बताते हैं? मतलब ये आक्रमण किसने किया और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? इस किताब के अनुसार 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर पहला तुर्की आक्रमण किया था। और यहाँ एक बात बहुत गौर करने वाली है। बख्तियार खिलजी कोई छोटी-मोटी लूटपाट करने नहीं आया था।
उसने बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई और यहाँ के जो प्रमुख शिक्षा केंद्र थे, जैसे नालंदा और विक्रमशिला, उनको अपना निशाना बनाया। जो कि उस समय सत्ता और संस्कृति के बहुत बड़े केंद्र थे। बिल्कुल। और इसके बाद वो संपूर्ण बिहार और बंगाल को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक बन गया। एक मिनट, 1197 में सिर्फ एक सेनापति आता है और पूरे पूर्वी भारत यानी बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लेता है। क्या उस समय कोई स्थानीय सत्ता इतनी मजबूत नहीं थी जो उसे रोक सके? ये अचानक से कैसे हो गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। दरअसल उस समय जो स्थानीय सत्ता थी, जैसे बंगाल में सेन वंश था, वो आपसी कलह और बहुत ही कमजोर सैन्य ढांचे से जूझ रही थी। बख्तियार खिलजी ने इसी चीज का फायदा उठाया। उसकी जो घुड़सवार सेना थी ना, उसकी गति इतनी तेज थी कि कई बार स्थानीय शासकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मतलब उसने पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। हाँ, उसने एक मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा किया और बहुत ही कम समय में सत्ता के सारे केंद्रों को ढहा दिया। जीतने की बात तो समझ आती है, लेकिन किसी इतने बड़े इलाके को जीत लेना और वहां प्रशासन चलाना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। बख्तियार खिलजी के बाद तो वहां दिल्ली सल्तनत का दौर भी आया। दिल्ली से इतनी दूर इस इलाके पर हुकूमत कैसे चलाई गई? और यहीं से ना प्रशासनिक ढांचा बदलना शुरू होता है। इल्तुतमिश वो पहला सुल्तान था जिसने बिहार को सिर्फ लूटा नहीं, बल्कि उसे आधिकारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत के नक्शे में शामिल किया। अब चूंकि दिल्ली से इस पूरे इलाके को नियंत्रण करना था, तो इल्तुतमिश ने एक सूबेदार प्रणाली की शुरुआत की। सूबेदार प्रणाली? जी। उसने मलिक जानी नाम के एक अधिकारी को बिहार का पहला सूबेदार नियुक्त किया। अच्छा। अगर इसे थोड़ा आज के व्यावहारिक नजरिए से समझें, जो हमारे एजुकेटर्स अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया हो। मतलब दिल्ली सल्तनत एक तरह से एक बड़ी पेरेंट कंपनी बन गई। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने इस नए अधिग्रहित इलाके यानी बिहार में सारा कामकाज देखने के लिए मलिक जानी को अपना पहला रीजनल मैनेजर बनाकर भेज दिया, ताकि टैक्स और राजस्व सही तरीके से दिल्ली तक पहुंचता रहे। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। इस तरह से इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। सारा खेल दरअसल नियंत्रण और राजस्व का ही था। और ये जो रीजनल मैनेजर वाला ढांचा था, ये आगे भी विकसित होता रहा। मुगलों के दौर में तो इससे और भी ज्यादा व्यवस्थित कर दिया गया। मुगलों ने इसमें क्या बदलाव किए? का शासन था, तब उसने बिहार को एक मुगल प्रांत या सूबा का आधिकारिक दर्जा दे दिया। सूबा बनने का मतलब था कि अब बिहार का अपना एक अलग बजट होगा, अपना एक व्यवस्थित प्रशासन होगा, लेकिन वो पूरी तरह से मुगल साम्राज्य के अधीन रहेगा। तो मुगलों ने इसे एक स्थिर प्रांत बना दिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि मुगलों का वो सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहा। मुगलों के कमजोर पड़ने के बाद इस क्षेत्र में एक बड़ा सत्ता का खालीपन, एक पावर वैक्यूम आ गया होगा। और यहीं से कहानी में शायद सबसे बड़ा मोड़ आता है, अंग्रेजों का प्रवेश। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेज तो व्यापार करने आए थे ना, वो अचानक से शासक कैसे बन गए? उनका शासक बनना कोई रातों रात की घटना नहीं थी। इसके पीछे 18वीं सदी के दो बहुत ही निर्णायक युद्ध थे, जिन्होंने पूरे भारत का भविष्य तय किया। मुगलों की ताकत कमजोर हो चुकी थी और क्षेत्रीय नवाब खुद को आजाद घोषित कर रहे थे। इसी माहौल में पहला बड़ा टकराव हुआ 1757 में, जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। जानते हैं कि मुगलों का वो सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहा। मुगलों के कमजोर पड़ने के बाद इस क्षेत्र में एक बड़ा सत्ता का खालीपन, एक पावर वैक्यूम आ गया होगा। और यहीं से कहानी में शायद सबसे बड़ा मोड़ आता है, अंग्रेजों का प्रवेश। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेज तो व्यापार करने आए थे ना, वो अचानक से शासक कैसे बन गए? उनका शासक बनना कोई रातों रात की घटना नहीं थी। इसके पीछे 18वीं सदी के दो बहुत ही निर्णायक युद्ध थे, जिन्होंने पूरे भारत का भविष्य तय किया। मुगलों की ताकत कमजोर हो चुकी थी और क्षेत्रीय नवाब खुद को आजाद घोषित कर रहे थे। इसी माहौल में पहला बड़ा टकराव हुआ 1757 में, जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी के युद्ध को अक्सर एक धोखे के रूप में याद किया जाता है। सही कहा आपने। अंग्रेजों ने मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल और बिहार पर अपना प्रभाव तो जमा लिया, लेकिन ये नियंत्रण अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था। अंग्रेज अभी भी पर्दे के पीछे से बंगाल के नवाबों को कठपुतली की तरह नचा रहे थे। मतलब वो खुद प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, सिर्फ मुनाफा कमाना चाहते थे। एकदम सही, वो सिर्फ पैसे से मतलब रखते थे। यानी वो बिना किसी जिम्मेदारी के सत्ता के मजे ले रहे थे। लेकिन फिर 1764 के बक्सर के युद्ध की क्या जरूरत पड़ गई? बक्सर को इतिहास में असली गेम चेंजर क्यों माना जाता है?
देखिए, बक्सर का युद्ध असली गेम चेंजर इसलिए था क्योंकि ये सिर्फ बंगाल के नवाब के साथ नहीं लड़ा गया था। 1764 में अंग्रेजों के सामने उत्तर भारत की 3 सबसे बड़ी ताकतें एक साथ खड़ी थीं। 3 बड़ी ताकतें कौन कौन? बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। जब अंग्रेजों की सेना ने इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया तो ये साफ साबित हो गया कि अब पूरे भारत में अंग्रेजों को सैन्य चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा है। बापरे, 3 शक्तियों का एक साथ हारना, ये तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, लेकिन असली चोट ना मैदान जंग में नहीं लगी। असली चोट लगी इसके बाद हुए एक कागजी समझौते से। आप 1765 की इलाहाबाद की संधि की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बक्सर की जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को एक मेज पर बैठाया और उनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के नाम करने के कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। दीवानी का मतलब था इस पूरे विशाल क्षेत्र का टैक्स और राजस्व वसूलने का कानूनी अधिकार। इस पॉइंट पे मैं चाहूंगी कि जो भी ऑनलाइन टीचर्स या कैंडिडेट्स इस चर्चा को सुन रहे हैं वो थोड़ा रुक कर सोचें। दीवानी मिलना कोई सामान्य घटना नहीं थी। अगर हम इसके असर को समझें तो पहले अंग्रेज ब्रिटेन से सोना चांदी लेकर आते थे और यहां से सामान खरीदते थे। हाँ, पहले वो अपना पैसा लगाते थे। बिल्कुल। लेकिन दीवानी मिलने का मतलब था कि अब उनके हाथ में इस पूरे इलाके के बैंक अकाउंट का सीधा पासवर्ड आ गया था। अब वो इसी जमीन के किसानों से टैक्स वसूलते थे, उसी पैसे से यहाँ का सामान खरीदते थे और उसे दुनिया भर में बेचकर मुनाफा कमाते थे। ये एक तरह से एक पूरे साम्राज्य को आर्थिक रूप से चूसने की शुरुआत थी। और जब आपके हाथ में इतना बड़ा खजाना आ जाता है ना, तो आप उस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जब अंग्रेजों के पास इस पूरे बंगाल महाप्रांत का, जिसमें आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड सब शामिल थे, खजाना आ गया तो उन्होंने इसके लोगों को भी अपने हिसाब से बांटने की चाल चली। अच्छा, तो यहीं से आधुनिक बिहार के जन्म की नींव पड़नी शुरू होती है। बिल्कुल। तो अब हम पहुंचते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। 1905 का वो चर्चित और विवादित बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने ऐसा क्यों किया? खजाना तो उनके पास था ही, फिर जमीन पर लकीरें खींचने की क्या जरूरत थी? अंग्रेजों ने ना दुनिया के सामने ये तर्क दिया कि बंगाल महाप्रांत बहुत बड़ा है और इतने बड़े इलाके में प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के नाम पर हम इसे बांट रहे हैं। लेकिन असली वजह कुछ और थी। वो असली वजह क्या थी? उस समय बंगाल पूरे भारत में आज़ादी की लड़ाई और राष्ट्रीय चेतना का नर्व सेंटर बन चुका था। हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। लॉर्ड कर्जन इस एकता को तोड़ना चाहता था। मतलब वही पुरानी फूट डालो और राज करो की नीति। एकदम वही। कर्जन ने बंगाल को इस तरह से बांटा कि एक हिस्सा बना पूर्वी बंगाल, जिसमें आज का बांग्लादेश और असम शामिल थे, जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी, और दूसरा हिस्सा बना पश्चिम बंगाल, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड शामिल थे, जहां हिंदुओं की आबादी अधिक थी। यह सीधा सीधा धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का एक क्रूर प्रयास था। लेकिन इतिहास गवाह है कि उनका ये दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। लोगों ने इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विरोध इतना भयंकर था कि आखिर में ब्रिटिश साम्राज्य को झुकना ही पड़ा। हाँ, उनका प्लान फेल हो गया। और ये पल बहुत ही नाटकीय था। 1911 का दिल्ली दरबार। वो एक ऐसा दृश्य था जिसे इतिहास में भूला नहीं जा सकता। 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम खुद भारत आए। दिल्ली में एक भव्य दरबार सजाया गया, लेकिन वो जानते थे कि अगर भारत पर राज करना है तो इस बढ़ते हुए जनाक्रोश को किसी तरह शांत करना होगा। इसलिए उसी दिल्ली दरबार के मंच से 3 बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घोषणाएं की गई, जिन्होंने भारत के भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। वो 3 घोषणाएं सच में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली घोषणा तो जाहिर है वही होगी जिसे लेकर इतना बवाल था। हाँ, पहली घोषणा 1905 के बंगाल विभाजन को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। और दूसरी घोषणा, भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि कलकत्ता में बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल थी, तो राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। अच्छा, और तीसरी घोषणा जो हमारे आज के विषय से जुड़ी है? तीसरी सबसे अहम घोषणा, चूंकि प्रशासन वाकई एक मुद्दा था, इसलिए बंगाल महाप्रांत से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाएगा जिसका नाम होगा बिहार। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। मतलब
1905 में उन्होंने लोगों को धार्मिक आधार पर बांटा, 1911 में दबाव में आकर वो फैसला पलटा, लेकिन फिर उन्होंने बिहार को अलग कर दिया। क्या बिहार को अलग करने की मांग स्थानीय स्तर पर भी उठ रही थी या ये सिर्फ अंग्रेजों का फैसला था? नहीं नहीं, मांग बिल्कुल उठ रही थी। बिहार को एक अलग राज्य बनवाने के पीछे सिर्फ अंग्रेजों का प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि यहाँ के स्थानीय नेताओं का एक बहुत लंबा और बौद्धिक संघर्ष था। इसमें 3 प्रमुख नेताओं का नाम सबसे ऊपर आता है: डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका क्या रोल था इसमें? इन लोगों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से लगातार ये मुद्दा उठाया कि बिहार के लोगों के विकास के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई होना बहुत जरूरी है। और आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई। तो दिल्ली दरबार में घोषणा 1911 में हुई, लेकिन कागजों पर आधिकारिक रूप से ये अलग राज्य कब बना? क्योंकि एग्जाम्स में ये तारीखें अक्सर बहुत कंफ्यूजन पैदा करती हैं। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती करते हैं। देखिए, घोषणा भले ही दिसंबर 1911 में हुई हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर बंगाल से अलग करके बिहार के गठन की जो अधिसूचना जारी हुई, वो तारीख थी 22 मार्च 1912। 22 मार्च। जी, यही कारण है कि आज भी हर साल 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद इस नए राज्य की जो विधिवत स्थापना हुई, यानी जब सारा प्रशासनिक काम शुरू हुआ, वो 1 अप्रैल 1912 को हुआ। तो याद रखिए, 22 मार्च गठन की तारीख और 1 अप्रैल विधिवत स्थापना की। तो 1912 में जो बिहार बना, क्या ये वही बिहार था जो आज हम भारत के राजनीतिक नक्शे पर देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1912 का बिहार आज के बिहार से बहुत बड़ा था। उस समय के बिहार में आज का उड़ीसा और आज का झारखंड दोनों पूरी तरह से शामिल थे। ये एक बहुत ही विशाल भूभाग था। इसका नक्शा अभी और सिकुड़ने वाला था। अगर हम इसे फिर से एक व्यवहारिक उदाहरण से समझें, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बहुत बड़ी पुश्तैनी जमीन या खानदानी हवेली है। पहले पूरा बन्नाल महाप्रांत एक ही परिवार था। फिर 1912 में पहला बड़ा बंटवारा हुआ और बिहार नाम का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया। लेकिन ये बंटवारे का सिलसिला यहीं नहीं रोका। इसके बाद भी इसके टुकड़े हुए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पुश्तैनी जमीन वाला उदाहरण एकदम सटीक है। इसके बाद 1936 ईस्वी में इस पुश्तैनी जमीन का एक और बड़ा हिस्सा टूट गया। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके उड़ीसा के रूप में एक बिल्कुल नया राज्य बना दिया गया। और इसके बाद आजाद भारत में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। जी, आजादी के कई दशकों बाद 15 नवंबर 2000 को इस राज्य का एक बार फिर विभाजन हुआ। अच्छा, सन 2000 में? हाँ, इस बार इसके खनिज और संसाधनों से भरे दक्षिणी पहाड़ी और पठारी हिस्से को अलग कर दिया गया और एक नया राज्य बना, झारखंड। 15 नवंबर 2000 के इस आखिरी बंटवारे के बाद जो शेष मैदानी हिस्सा बचा, वही वर्तमान बिहार है जिसे हम आज जानते हैं। 1912 से लेके 2000 तक मतलब सीमाओं का लगातार कटना चलता रहा। अगर हम आज के इस वर्तमान घर की चौहद्दी या इसके आसपास के पड़ोसियों की बात करें, तो इसका भूगोल कैसा दिखता है? आज के बिहार की भौगोलिक स्थिति बहुत स्पष्ट है। इसके उत्तर में नेपाल स्थित है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दक्षिण में झारखंड है, जो सन 2000 में ही इसका हिस्सा हुआ करता था। पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है और पश्चिम में ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यही वो भूगोल है, यही वो सीमांकन है जिसके अंदर आज के बिहार की पूरी प्रशासनिक और राजनैतिक व्यवस्था चलती है। तो चलिए, आज हमने जो भी महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस किए हैं, उन्हें एक बार समेट लेते हैं। हमने शुरुआत की थी प्राचीन बिहार से, जो बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा और निवास का केंद्र था, जिसका जिक्र शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। फिर हमने देखा कि कैसे 1197 में बख्तियार खिलजी के हमले और तुर्कों के प्रभाव से ये विहार कहलाने लगा। इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया और मलिक जानी को सूबेदार बनाया। और फिर 1580 में अकबर का सूबा बनाना। बिल्कुल, 1580 में अकबर ने इसे मुगलों का एक सूबा बना दिया। उसके बाद कहानी में एक बड़ा आर्थिक मोड़ आया 1764 के बक्सर युद्ध और 1765 की इलाहाबाद की संधि से, जहां अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार हड़प लिए। फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन का बांटो और राज करो वाला बंगाल विभाजन, जिसका उल्टा असर हुआ, और 1911 के दिल्ली दरबार में फैसले पलटने पड़े। एकदम सही। और अंततः डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अन्य नेताओं के प्रयासों से 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ। इसके बाद 1936 में उड़ीसा और 2000 में झारखंड अलग हुए, जिसके बाद आज का मौजूदा बिहार हमारे सामने आया। हम अपनी इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि ये पूरा सफर आपको एक स्पष्ट चित्र और एक मजबूत नींव दे पाया होगा।
इसी तरह सवाल पूछते रहिए और चीज़ों के पीछे के कारणों को समझते रहिए। अगली बार हम ऐसे ही किसी और महत्वपूर्ण विषय की तह तक जाएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए।